हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो के अंदर हमने सिंप्लेक्स विधि की सहायता से कुछ एग्जाम्पल हल किए थे और जब प्रतिबंध के अंदर क्या हो लेस देन इक्वल का चिन्ह दिया हुआ तो आज हम प्रतिबंध के अंदर ग्रेटर देन इक्वल का चिन्ह दिया हो तो सिंप्लेक्स विधि की सहायता से किस प्रकार से हल करते हैं या फिर हम ये देखेंगे कि बिग एम मेथड क्या होता है। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर आंसर के अंदर सर्वप्रथम उद्देश्य फलन के अंदर उद्देश्य फलन और उद्देश्य फलन के अंदर हमें क्या दिया हुआ है, मिनिमम या न्यूनतम कीजिए। क्या दिया हुआ है, मिनिमम या फिर न्यूनतम कीजिए। और सिंप्लेक्स विधि की सहायता से हम किसी भी क्वेश्चन को हल करेंगे तो यहाँ पर सर्वप्रथम मैक्सिमम लिखना होगा। हमें क्या लिखना होगा, मैक्सिमम। अगर क्वेश्चन के अंदर मिनिमम दिया हुआ है तो मिनिमम को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, मैक्सिमम के अंदर कन्वर्ट करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, मैक्सिमम के अंदर किस प्रकार से कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पर z डैश बराबर -x1 और -x2। यहाँ पर x1 और x2 था मान, यहाँ पर -1 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये मिनिमम से क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया। तो z डैश बराबर -x1 और -x2। अब देखिए स्टूडेंट्स, प्रतिबंध के अंदर असमीका दी हुई है और इन असमीकाओं को हमें क्या करना होता है, समीकरण के अंदर क्या करना होगा, कन्वर्ट करना होगा। और समीकरण के अंदर हम किस प्रकार से कन्वर्ट करते हैं, देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर 2x1 प्लस x2 ग्रेटर देन इक्वल का चिन्ह है तो यहाँ पर हमें एक आधिक्यपूर्ण चर घटाना होगा। क्या होगा, आधिक्यपूर्ण चर एक घटाना होगा। यहाँ पर मैं -x3 को घटा देता हूँ और ग्रेटर देन इक्वल का चिन्ह है वो समीकरण के अंदर है बदल जाएगा। तो इस प्रकार से बराबर है 4 का 4 मान। यहाँ पर आगे देखिए, प्रतिबंध के अंदर 2 नंबर समीकरण के अंदर x1 और प्लस 7x2। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, x3 पहले ही हमने घटा दिया है तो इसका मूल्य वो शून्य सहित ऐड कर देंगे 0x3। यहाँ ग्रेटर देन इक्वल का चिन्ह है तो हमें क्या करना होगा, -x4 क्या करना होगा, घटा देंगे। तो ये असमीका है, ग्रेटर देन इक्वल का चिन्ह है वो समीकरण के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। और यहाँ पर 7 का मान है 7 ज्यों का त्यों रख देंगे। और यहाँ पर उद्देश्य फलन के अंदर हमें शून्य मूल्य सहित कुछ मान ऐड करने होते हैं। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड, 2 इक्वेशन है तो यहाँ पर 2 ही मूल्य हमें क्या करने होंगे, ऐड। तो इस प्रकार से मैं 0x3 और 0x4 शून्य मूल्य सहित वैल्यू क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। ऐड करने के बाद में देखिए स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो के अंदर हमने, पीछे की वीडियो है उसके अंदर हमने एक LPP का मानक रूप पढ़ा था। LPP का क्या पढ़ा था हमने, मानक रूप, जो कि क्या होता है, a और x और बराबर क्या होता है, b होता है। ax बराबर क्या होता है स्टूडेंट से, b होता है। यहाँ पर a है वो गुणांक मैट्रिक्स है। देखिए गुणांक मैट्रिक्स क्या है, 2 1 -1 0 1 7 0 और -1। x1 x2 x3 और प्लस 0x4 इनके गुणांक 2 1 -1 और 0 मैंने जो के त्यों मान रखी है। और यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, x4 तक वैल्यू है तो यहाँ पर क्या करना होंगे, एक स्तंभ मैट्रिक्स से क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। और स्तंभ मैट्रिक्स इस प्रकार से x1 x2 x3 और x4 तक मान होगा। और यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, फिर b और b का मान है 4 और 7। इस प्रकार से यहाँ पर LPP का मानक रूप है वो क्या आ गया, ax बराबर है b प्राप्त हो गया। और यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, हमें एक प्रारंभिक आधार मैट्रिक्स चूज करनी होती है। क्या करनी होती है, प्रारंभिक आधार मैट्रिक्स, जो कि इस मैट्रिक्स में कहीं भी हमें नजर नहीं आ रही है। और प्रारंभिक आधार मैट्रिक्स क्या होती है स्टूडेंट्स, यहाँ पर 2 समीकरण दी हुई है तो 2y2 की एक इकाई मैट्रिक्स चूज करनी होंगी हमें, जो कि यहाँ पर है हमें कहीं पर भी नजर नहीं आ रही है। तो आगे देखिए स्टूडेंट्स, हमें क्या करना होगा,
इसकी पूर्ति के लिए हमें क्या करना होगा, x5 और x6 दो कृत्रिम चर जोड़ने होंगे। क्या करने होंगे, दो कृत्रिम चर जोड़ने होंगे। और देखिए स्टूडेंट्स, और इनका मान उद्देश्य फलन के अंदर हम माइनस कैपिटल M सहित क्या करेंगे, ऐड करेंगे। और M है वो एक बहुत बड़ी संख्या है। देखिए स्टूडेंट्स, किस प्रकार से हम x5 और x6 दो कृत्रिम चर ऐड करते हैं और उद्देश्य फलन के अंदर माइनस M किस प्रकार से रखेंगे। यहां पर क्या करना होगा, मैक्सिमम का मैक्सिमम z डैश बराबर माइनस x1 माइनस x2 0x3 और 0x4 ये मान तो ज्यों के त्यों रख दिए मैंने। और इसके बाद में मैंने क्या करना होगा, उद्देश्य फलन के अंदर माइनस mx5 और माइनस कैपिटल M और x6 दो मान है वो कृत्रिम चर x5 और x6 ऐड किए और इनके मूल्य है वो माइनस कैपिटल M से मल्टीप्लाई करने के बाद में यहाँ पर मैं उद्देश्य फलन के अंदर मैंने मान है रख दिए। उसके बाद में प्रतिबंध के अंदर हम देखिए स्टूडेंट्स क्या करेंगे, प्रतिबंध। और प्रतिबंध के अंदर हमें क्या करना होगा, 2x1 प्लस x2 माइनस x3 और प्लस 0x4 यहाँ पर क्या करना होगा, x5 ऐड कर देंगे कृत्रिम चर एक और प्लस 0x6 और बराबर है 4। समीकरण नंबर 2 से x1 7x2 0x3 माइनस x4 और x5 पहले से आ चुका है तो इसका मूल्य 0x5 और x6 वापिस से क्या कर देंगे, ऐड और बराबर है 7 का 7। अब इस मैट्रिक्स से हम प्रतिबंध निकाय की सहायता से एक गुणांक मैट्रिक्स का निर्धारण करेंगे और गुणांक मैट्रिक्स का नाम हम A दे देते हैं। तो इस प्रकार से गुणांक मैट्रिक्स में 2, इसका x2 का गुणांक 1 माइनस 1 0 1 0 1 7 0 माइनस 1 0 और 1 इस प्रकार से प्राप्त हो जाती है। और यहाँ पर इसका नाम α1 α2 α3 α4 α5 और α6। अब इस गुणांक मैट्रिक्स से हमें क्या करना होगा स्टूडेंट्स, एक प्रारंभिक आधार मैट्रिक्स का चूज करना होगा। किसका, प्रारंभिक आधार मैट्रिक्स। और इस प्रारंभिक आधार मैट्रिक्स का नाम मैं B दे देता हूं। और यहां पर हमें क्या करना होगा, समीकरण 2 दी हुई है तो यहां पर 2/2 की एक इकाई मैट्रिक्स से चूज करनी होगी। तो यहां पर स्टूडेंट्स देखिए एक इकाई मैट्रिक्स है हमें ये मिल रही है जो कि कहां पर है, α5 और α6 के अंदर। तो यहां पर α5 और α6 हमारी क्या होंगी, प्रारंभिक आधार मैट्रिक्स होंगी। क्या होंगी, प्रारंभिक आधार मैट्रिक्स, या इसे हम I2 बोल सकते हैं। आगे देखिए स्टूडेंट्स, सिंप्लेक्स प्रथम सिंप्लेक्स सारणी के अंदर हम किस प्रकार से मान रखते हैं। प्रथम सिंप्लेक्स सारणी के अंदर हमने इसका प्रारूप तो पहले से पढ़ा है। तो यहाँ प्रथम सिंप्लेक्स सारणी के अंदर सर्वप्रथम हम Cj का मान रखेंगे और Cj के अंदर उद्देश्य फलन के अंदर हमने जो मान लिखे थे वो ज्यों के त्यों रखने हैं। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, उद्देश्य फलन के अंदर -1 -1 0 0 और -m और -m ये मान मैंने यहाँ से रखे हैं। देखिए स्टूडेंट्स, मैक्सिमम z डैश बराबर -x1 -x2 0x3 0x4 माइनस कैपिटल M x5 और माइनस कैपिटल M और x6। यहाँ पर उद्देश्य फलन के अंदर हमने -m वो मूल्य कृत्रिम चर जोड़ने के बाद में ऐड किए थे और ऐड करने के बाद में हमने Cj का मान इस प्रकार से रख दिया। Cj का मान रखने के बाद में B का मान रखेंगे और B का मान सदैव और सदैव प्रतिबंध के अंदर दाईं तरफ जो मान दिया होगा वो मान होगा। और दाईं तरफ मान हमें क्या दिया हुआ है, 4 और 7। तो यहाँ पर मान क्या आ जाएगा, 4 और 7। उसके बाद में y1 y2 यहाँ पर क्या रखना होगा, जो मैंने गुणांक मैट्रिक्स A का निर्धारण किया था वो मान रखने होंगे। और वो गुणांक मैट्रिक्स क्या है, देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये थी और ये मान है जो के त्यों रख देंगे। वहां पर देखिए स्टूडेंट्स 2 1
-1 0 1 0, यहाँ पर 1 7 0 -1 0 और 1। ये सभी मान रखने के बाद में हम b का मान रखेंगे और b के अंदर क्या रखना होगा, यहाँ पर ये लास्ट मान, यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स y5 और y6 है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे α5 और α6 रख देंगे जो शून्य मूल्य सहित हमने ऐड किए थे। और यहाँ बिग M मेथड के अंदर हम कैपिटल M -M सहित ऐड करते हैं, वो मान रखेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ अल्फा की जगह x रखा जाएगा, तो α5 और x 6 हो जाएगा। और यहाँ पर इनके मान क्या है स्टूडेंट, देखिए -M और -M, तो यहाँ पर भी क्या मान होगा, कैपिटल -M और कैपिटल के अंदर माइनस का M। ये मान सभी रखने के बाद में हमें क्या करना होगा, ZJ माइनस CJ का मान निकालना होगा। किसका मान निकालना होगा, ZJ माइनस CJ का मान, जो कि क्या होता है CB इंटू YJ और माइनस क्या होता है CJ होता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, -M का 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो गया, माइनस का 2M और प्लस का चिन्ह -M का 1 से गुणा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस का M। और यहाँ पर -1 को क्या कर देंगे, घटा देंगे। और लेकिन यहाँ पर -1 पहले से है और एक माइनस सूत्र वाला, तो माइनस और माइनस है प्लस, तो यहाँ पर ये टोटल वैल्यू क्या आएगी हमारे पास है -3M और प्लस का 1। आगे ठीक इसी प्रकार -M का 1 से मल्टीप्लाई और प्लस का चिन्ह, -M का 7 से मल्टीप्लाई और फिर माइनस के अंदर क्या हो जाएगा माइनस का 1। तो इस प्रकार इसे हल करने के बाद में इसका मान है वो माइनस का 8M और प्लस 1 निकल कर आता है। और इसी प्रकार -1 का -M से गुणा हो जाएगा और प्लस का चिन्ह, -M का 0 से गुणा और माइनस क्या हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा इसके अंदर। और इसे हल करेंगे तो कैपिटल M मान आएगा और आगे इसे हल करेंगे तो कैपिटल M मान आएगा और इसे हल करेंगे तो 0 और 0। और ये 0 0 मान किस प्रकार से प्राप्त हुए, देखिए स्टूडेंट्स, -M को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 हो गया। यहाँ पर -M गुणा 1 तो -M और माइनस पहले से है और माइनस सूत्र वाला, तो माइनस और माइनस है प्लस, एक माइनस की वैल्यू है और एक प्लस की वैल्यू, कैंसिल होने के बाद में मान क्या आ जाएगा 0। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब हम यह देखेंगे कि ZJ माइनस CJ का मान अगर सभी के सभी ये मान पॉजिटिव आ जाते हैं तो यही हमारा इष्टतम हल होता। लेकिन यहाँ पर तो सभी के सभी पॉजिटिव मान है नहीं, तो हमें क्या करना होगा, प्रवेशी सदिश के एलिमेंट और अपगामी सदिश का निर्धारण करना होगा। और इसका निर्धारण किस प्रकार से करेंगे, देखिए स्टूडेंट्स, प्रवेशी सदिश का निर्धारण करने के लिए ZJ माइनस CJ का सबसे न्यूनतम मान देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे न्यूनतम मान देखिए स्टूडेंट्स, कैपिटल M को सबसे माइनस के अंदर 8 से गुणा हो रहा है, तो यहाँ पर यह सबसे न्यूनतम मान होगा। क्या होगा, सबसे न्यूनतम मान। और जो न्यूनतम मान होगा वहां पर इस तरह से एरो का चिन्ह प्रदर्शित कर देंगे, तो ये हमारा क्या होगा, प्रवेशी सदिश। और इनके नाम का निर्धारण करने के लिए ये देखेंगे कि ये किसके नीचे है, तो y2 के नीचे है, तो यहाँ पर α2 है वो क्या होगा, हमारा प्रवेशी सदिश होगा। α2 क्या होगा, प्रवेशी सदिश। प्रवेशी सदिश का निर्धारण हो जाने के बाद में हम ये देखेंगे कि के एलिमेंट का निर्धारण किस प्रकार से करेंगे। और के एलिमेंट का निर्धारण करने के लिए सदैव और सदैव बी के अंदर नीचे जो एलिमेंट दिए हुए 4 और 7, इसके अंदर भाग लगेगा और भाग सदैव किसका लगेगा, यहाँ पर मैंने एरो का चिन्ह है वो y2 के नीचे है और y2 के नीचे होने के कारण यहाँ पर 1 और 7 का भाग लग जाएगा। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, 4 के अंदर 1 का भाग 4 आ जाएगा मान, और 7 के अंदर 7 का भाग और मान कितना आता है, 1 आता है। फिर हम ये देखेंगे इन दोनों मानों में से मिनिमम मान कौन सा है। यहाँ पर मिनिमम मान है वो 1 है, तो 1 के अंदर यहाँ पर हम इस तरह से एरो का चिन्ह लगा देंगे। जहां पर दोनों एरो के चिन्ह मिलते हैं वो हमारा क्या होगा, के एलिमेंट होगा। इस प्रकार प्रथम सिंप्लेक्स सारणी के अंदर 7 है वो हमारा क्या है, के एलिमेंट है। और के एलिमेंट का निर्धारण हो जाने के बाद में हम अपगामी सदिश का निर्धारण करेंगे। निर्धारण करने के लिए देखिए स्टूडेंट्स, जो इकाई मैट्रिक्स का 1 है
वो कहाँ पर मिल रहा है, यहाँ पर मिल रहा है, जो कि y6 के नीचे है। तो ये हमारा क्या होगा, अपगामी सदिश होगा, अपगामी और सदिश। और इसका निर्धारण करने के लिए y6 के नीचे है, तो यहाँ अल्फा 6 है वो क्या होगा, अपगामी सदिश होगा। तो आगे द्वितीय सिंप्लेक्स सारणी के अंदर हमें क्या करना होगा, सर्वप्रथम के एलिमेंट वाली लाइन लिखेंगे, और वो भी किस प्रकार से, देखिए स्टूडेंट्स, के एलिमेंट का इन सभी अवयवों के अंदर भाग देकर लिखेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, 7 के अंदर 7 का भाग दिया तो मान कितना आया, 1। 1 के अंदर 7 का भाग दिया तो 1/7, और 7 के अंदर 7 का भाग है, मान आता है 1, और 0 के अंदर 7 का भाग है 0, -1 के अंदर 7 का भाग -1/7, वापिस से 0 के अंदर 7 का भाग 0, और 1 के अंदर 7 का भाग 1/7। तो द्वितीय सिंप्लेक्स सारणी के अंदर सर्वप्रथम हमें के एलिमेंट वाली लाइन लिखनी होगी, वो भी किस प्रकार से, के एलिमेंट का इन सभी अवयवों के अंदर भाग देकर मान लिख देंगे। और मान लिखने के बाद में यहाँ पर प्रथम लाइन के अंदर हमें क्या करना होगा, एक ट्रिक याद रखनी होगी, पुरानी लाइन, क्या, पुरानी लाइन माइनस के एलिमेंट के ऊपर या नीचे वाला अवयव, ऊपर या नीचे वाला अवयव, और गुणा नई लाइन, क्या लिखनी होगी, नई लाइन। देखिए स्टूडेंट्स, एक मान में निकाल कर बताता हूं, फिर आप निकाल लेना। यहां पर पुरानी लाइन, और पुरानी लाइन का प्रथम अवयव क्या है, यहाँ पे 4 है, तो मैंने यहाँ पर 4 रख दिया मान, माइनस का चिन्ह। यहां पर देखिए के एलिमेंट के ऊपर या नीचे वाला अवयव क्या है, के एलिमेंट के ऊपर क्या है अवयव, 1, तो यहाँ पर 1, और गुणा नई लाइन, और नई लाइन हमें क्या मिली है, यहाँ पर ये, और इसका ये बी के नीचे मान है वो कितना है, 1 है, तो यहाँ पर मैंने क्या रख दिया, 1। तो यहाँ पर इसको हल करने के बाद में 4 - 1, तो हमें क्या मिला है, मान है 3, तो यहाँ पर अवयव कितना आएगा, 3 आएगा। ठीक इसी प्रकार से प्रत्येक मान अगर हम निकालेंगे तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर 13/7, यहाँ पर 0, यहाँ पर -1, यहाँ पर 1/7, और यहाँ पर 1। इस प्रकार से हमें क्या है, मान मिलते जाएंगे। तो द्वितीय सिंप्लेक्स सारणी के अंदर ये मान रखने के बाद में यहां पर देखिए क्या मान आएगा। यहां पर स्टूडेंट्स α2 तो प्रवेशी सदिश है और α6 के अपगामी सदिश है, तो यहां पर केवल और केवल α2 और α6 का जिक्र है। तो यहां पर 5 का कहीं पर जिक्र नहीं है, तो यहां 5 है वो H2 A जाएगा, तो यहां पर x है 5 आ जाएगा, और यहाँ पर α5, और यहाँ पर माइनस का कैपिटल M आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, α6 को तो बाहर निकालना है और 2 को क्या करवाना है, प्रवेश करवाना है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या होगा, α2 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या होगा, इनका गुणांक क्या है, α2 या x2, इसका गुणांक -1 है, तो यहाँ पर मान कितना आएगा, -1 आ जाएगा। फिर आगे स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, ZJ माइनस CJ का निर्धारण करेंगे, और ZJ माइनस CJ का निर्धारण करने के लिए हमारे पास एक सूत्र है CB इंटू YJ माइनस है CJ। यहाँ पर -M गुणा 13/7 प्लस -1 को 1/7 से गुणा करा देंगे, और फिर CJ का प्रथम मान है वो घटा देंगे, -1 यहाँ पर 0 0 -M और माइनस का M है। तो यहाँ पर घटाने के बाद और सरलीकरण करने के बाद में हमारे पास मान है वो जो कि इस प्रकार से प्राप्त होता है, -13/7 कैपिटल M और प्लस 6/7, और द्वितीय मान है वो क्या प्राप्त होता है, हमें 0 प्राप्त होता है यहाँ पर, और तीसरा मान है वो कैपिटल M प्राप्त होता है, और चौथा मान है वो -1/7 कैपिटल M और प्लस 1/7 प्राप्त होता है, और यहाँ पर ये मान है वो 0, और आगे वाला 6 मान है यहाँ पर इसलिए नहीं निकाला है क्योंकि α6 है वो क्या हो गया है, अपगामी हो चुका है, तो यहाँ पर इसका मान निकालने की कोई जरूरत नहीं है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये मान किस प्रकार से आए,
यहाँ पर CB के नीचे जो मान दिया हुआ है और y1 के अंदर इन दोनों का मल्टीप्लाई करके और इनका योग करके और ये संख्या CJ के आगे जो प्रथम मान है फिर द्वितीय फिर तृतीय चतुर्थ पंचम और सिक्स मान घटाते जाएंगे और ये मान ZJ माइनस CJ का प्राप्त हो जाएगा। अगर ZJ माइनस CJ का मान सभी के सभी मान पॉजिटिव हो तो हमारा इष्टतम हल होता, लेकिन यहाँ पर हमें क्या मिला है, नेगेटिव मान मिला है। नेगेटिव मान मिला है तो हमारा इष्टतम हल तो प्राप्त नहीं हुआ, और इष्टतम हल प्राप्त नहीं हुआ तो हम यहाँ पर प्रवेशी सदिश का निर्धारण करेंगे, और वो भी किस प्रकार से, ZJ माइनस CJ के अंदर सबसे न्यूनतम मान क्या है ये, तो यहाँ पर इस तरह से एरो का चिन्ह लगा देंगे, और एरो का चिन्ह लगाने के बाद के अंदर ये हमारा प्रवेशी सदिश होगा, और प्रवेशी सदिश का नाम का निर्धारण प्रवेशी सदिश, और y1 के नीचे है तो α1 हमारा क्या होगा, प्रवेशी सदिश होगा। फिर हमें k एलिमेंट का निर्धारण करना होगा। k एलिमेंट का निर्धारण करने के लिए b के अंदर भाग लगेगा, और यहाँ पर भाग भी किसका लगेगा, y1 के नीचे जो एलिमेंट दिए हुए हैं तो 3 और बट्टे 13/7, तो इसे हल करते हैं तो 21/13 प्राप्त होता है, और 1 के अंदर 1/7 का भाग लगाएंगे तो 7 मान प्राप्त होता है। तो इन दोनों में मिनिमम कौन है, यहाँ पर दोनों में मिनिमम है कौन है, तो यहाँ पर ये मिनिमम हुआ, तो यहाँ पर इस तरह से एरो का चिन्ह लगा देंगे, और जहाँ पर दोनों एरो के चिन्ह मिलते हैं वही हमारा क्या होगा, के एलिमेंट होगा। तो इस प्रकार से 13/7 द्वितीय सिंप्लेक्स सारणी के लिए के एलिमेंट हुआ, और के एलिमेंट का निर्धारण हो जाने के बाद में और हमारी जो इकाई मैट्रिक्स थी उसका 1 है वो यहाँ पर है, और यहाँ पर होने के कारण ये हमारा क्या होगा, अपगामी सदिश होगा। क्या होगा, अपगामी और सदिश, और इनका नाम का निर्धारण करने के लिए y5 के नीचे है तो ये α5 क्या होगा, हमारा अपगामी सदिश होगा। तो तृतीय सिंप्लेक्स सारणी के अंदर हम देखेंगे तृतीय सिंप्लेक्स सारणी, और तृतीय सिंप्लेक्स सारणी के अंदर CJ का मान तो चेंज होता नहीं है कभी, -1 -1 0 0 -m और माइनस का m, और यहाँ पर b का मान भी, अब b के मान के लिए सर्वप्रथम हमें क्या करना होगा, यहाँ पर लाइन लिखने के लिए के एलिमेंट वाली लाइन सबसे पहले लिखी जाएगी, और वो भी किस प्रकार से, देखिए स्टूडेंट्स, के एलिमेंट का इन सभी अवयवों के अंदर क्या लगेगा, भाग लगेगा, तो 3/3 के अंदर 13/7 का भाग, और 13/7 के अंदर 13/7 का भाग, और 0 के अंदर फिर 13/7 का भाग, इन सभी अवयवों के अंदर हम क्या लगा देंगे, भाग, और भाग लगाने के बाद में मान किस प्रकार से प्राप्त होता है, 7 या 21 और 21/13, और 13/7 के अंदर 13/7 का भाग देते हैं तो मान कितना आता है, 1 आता है, और उसके आगे शून्य वैल्यू, फिर आगे -7/13, फिर 1/13, और यहाँ पर 5 और 6, देखिए स्टूडेंट्स, α5 क्या हो गई, अपगामी सदिश हो गई, तो यहाँ पर ये मान हमें निकालने की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पर। तो आगे यहाँ पर कौन सी लाइन आएगी, यहाँ पर लाइन लिखने के लिए वही एक ट्रिक, पुरानी लाइन माइनस के एलिमेंट के ऊपर या नीचे वाला अवयव और गुणा नई लाइन। यहाँ पर ये मान निकालने के बाद और सरलीकरण आप कर लेंगे, पीछे वीडियो के अंदर मैंने विस्तार से चर्चा की है इस पर। तो यहाँ पर मान आता है 10/13, यहाँ पर 0 1 1/13 और -2/13, और ये वैल्यू दोनों निकालने की कोई ज़रूरत है नहीं। और यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, सिर्फ और सिर्फ α1 और α5 का जिक्र है, तो यहाँ पर यहाँ पर α2 का कहीं पर भी जिक्र नहीं है, तो यहाँ पर α2 और x2 H2 एज रहेंगे। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, x2 और α2 और -1, यहाँ पर क्या करना होगा, α1 को तो प्रवेश करवाना होगा और α5 को क्या करवाना होगा, अपगामी होगा, और अपगामी होगा तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स x1 और α1, और यहाँ पर इसका गुणांक कितना है, -1, तो यहाँ पर भी मान कितना होगा, -1 होगा। इस प्रकार से तृतीय सिंप्लेक्स सारणी के अंदर सभी के सभी मान रखने के बाद में हमें क्या निकालना होगा, ZJ माइनस CJ का मान निकालना होगा, और ZJ माइनस CJ का मान निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, -1 को 1 से गुणा करेंगे, -1 हो जाता है,
और प्लस का चिन्ह -1 गुणा शून्य शून्य हो जाता है, और फिर माइनस का 1 कर देंगे, और माइनस पहले से है तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ पर इस प्रकार से माइनस का 1 और प्लस का 1, तो यहाँ पर कटकर शून्य मान मिलेगा, और यहाँ पर आगे हल करेंगे तो यहाँ पर भी शून्य मान, और ये मान किस प्रकार से आएगा, -1 को 0 से गुणा, प्लस का चिन्ह -1 को 1 से गुणा, और फिर माइनस का चिन्ह, और माइनस यहाँ पर पहले से है तो प्लस हो जाएगा, तो इस प्रकार कैंसिल होकर शून्य मान मिलता है। यहाँ पर 6/13 और यहाँ पर 1/13, और इनके मान निकालने की कोई ज़रूरत है नहीं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ZJ माइनस CJ के सभी मान क्या है, पॉजिटिव है, और पॉजिटिव तो है तो यही हमारा क्या है, इष्टतम हल है। तो यहाँ पर x1 की वैल्यू है वो 21/13 आ जाती है, और x2 की वैल्यू 10/13। तो क्वेश्चन के अंदर हमें क्या दिया हुआ था, मिनिमम, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, मिनिमम में कीजिए। तो यहाँ पर हमने सिंप्लेक्स सारणी के अंदर सर्वप्रथम किसके अंदर कन्वर्ट किया, मैक्सिमम के अंदर। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि मैक्सिमम Z डैश बराबर, मैक्सिमम में Z डैश बराबर -x1 -x2, और इसका मान रखने के बाद में -21/13 और -10/13, 13 लघुत्तम ले लेते हैं, -21 और माइनस का 10, तो इस प्रकार से -31/13 आ जाता है मान, -31/13। लेकिन हमें क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ क्या था, मिनिमम में कीजिए, तो Z बराबर x1 प्लस x2, जो कि क्या प्राप्त होगा, 31/13 पॉजिटिव मान प्राप्त होगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का मिनिमम हल है वो क्या होगा, 31/13 प्राप्त होगा। धन्यवाद स्टूडेंट्स।